नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संज्ञा और उसके भेद को समझने का प्रयास करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। दुनिया में हर वस्तु का एक नाम होता है। वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मोहन खेलता है, तो यहाँ मोहन एक लड़के का नाम है, तो इसमें मोहन में क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। जैसे यह कुर्सी है, तो कुर्सी क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर कुर्सी शब्द जो है वो किसका उदाहरण है, संज्ञा का उदाहरण है। तो प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है। जितने भी नाम है दुनिया में वो सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर यदि शब्दों में विकार होता है या परिवर्तन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है लड़का, लड़के का जो बहुवचन होता है वो लड़का का बहुवचन क्या हो जाता है, लड़के हो जाता है। इस प्रकार वचन के आधार पर इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लड़के का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। इस प्रकार लिंग के आधार पर भी इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर लड़का शब्द जो है वो क्या है, विकारी शब्द है, और लड़का जो है वो एक संज्ञा शब्द भी है। फिर अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ, इधर और उधर। जैसे इधर शब्द है, अगर मैं किसी लड़के को आवाज़ लगाता हूँ मोहन इधर आ, तब भी मैं इसको इधर के रूप में ही उच्चारित करता हूँ। यदि मैं एक लड़की के लिए आवाज़ लगाता हूँ सीमा इधर आ, तब भी ये इधर ही रहता है। तो इस आधार पर हमने देखा वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर इधर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जैसे मैंने बोला लड़कों इधर आओ, तब भी वो इधर ही रहा, और यदि मैंने इसको लड़के के साथ किया या लड़कों के साथ किया तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द बोलते हैं। तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं ये सारे के सारे क्या हैं, विकारी शब्द हैं। इसी प्रकार सर्वनाम भी विकारी है और विशेषण भी विकारी है और क्रिया भी विकारी है। तो आइए अब हम संज्ञा को परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है मोहन, स्थान का नाम दिल्ली, भाव का नाम सुंदरता और वस्तु का नाम कुर्सी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के हैं वो कितने भेद होते हैं, 3। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये क्या होते हैं इसको हम शब्दों के वर्गीकरण में आगे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। गणनीय, जिनकी गिनती की जा सके उनको क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा बोलते हैं। जैसे किताब, पेन, कुर्सी। तो किताबें गिनी जा सकती हैं, 50 किताबें, 10 पेन, 50 कुर्सियाँ, तो ये गणनीय हैं। जिनको नहीं गिना जा सकता उनको क्या बोलते हैं, अगणनीय संज्ञा बोलते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे दूध, पानी, इनको गिना नहीं जा सकता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। यदि अर्थ के आधार पर आपसे पूछता है तो आपको संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ पर ध्यान देना है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद माने जाते हैं, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर आपको पूछता है तो आपको ये 5 भेद यहाँ पर बताने हैं। सर्वप्रथम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मोहन एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, दिल्ली एक स्थान के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित शब्द जो है हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जितनी भी नदियों के नाम हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कैलाश नदी, ये सारी की सारी नदियाँ, जितनी भी नदियों के नाम हैं विश्व में वो सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जितने भी सागर हैं और जितने भी महासागर हैं उनके नाम जो हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर,
जितने भी सागर हैं, लाल सागर हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जितने भी समाचार पत्रों के नाम हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देशों के नाम और प्रदेशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे अमेरिका देश का नाम है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश का नाम है, नेपाल देश का नाम है, उत्तर प्रदेश हो गया, ये एक राज्य का नाम है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राज्य का नाम है। जितने भी शहरों के नाम हैं, दुनिया के जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब के नाम क्या हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे दिल्ली, सितारगंज, एंजनिया आदि। सभी द्वीपों के नाम और सभी महाद्वीपों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे लक्षद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो सारे द्वीप और महाद्वीपों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, अब लकड़ी बोलते ही दुनिया की जितनी प्रकार की लकड़ी है उस सभी का बोध हो रहा है, तो इसीलिए लकड़ी में जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत शब्द, पर्वत बोलते ही दुनिया में जितने भी पर्वत हैं उन सब का जिक्र हो रहा है, तो पर्वत जाति के बारे में बताता है। इसी प्रकार नदी शब्द जो है, नदी बोलते ही जितनी भी नदियां हैं उन सब के जिक्र होता है, तो इसीलिए नदी में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको किसी जानवर का नाम दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सभी जानवरों के नाम, दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबके नाम जो है वो किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे गाय, घोड़ा, मुर्गी, बकरी। सभी पक्षियों के नाम, दुनिया में जितने भी पक्षी हैं सबके नाम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कबूतर, तोता, मैना, बुलबुल। निम्नलिखित शब्द हमेशा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहाड़, पर्वत, नदी। यहाँ पर ध्यान ये देना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर पहाड़ शब्द आया है तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यदि किसी विशेष पहाड़ का नाम दिया, जैसे हिमालय पर्वत दिया हुआ है यहाँ पर, तो हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, तो यहाँ पर हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। केवल पर्वत शब्द आया है तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार गंगा आया है तो गंगा भी एक नदी का नाम है। गंगा नदी आया है जैसे, तो यहाँ पर गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन केवल नदी शब्द आया है तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार द्वीप शब्द, महाद्वीप शब्द, संसद, मुद्रा, देश, विदेश, सागर, महासागर, पत्रिका, स्त्री, पुरुष, ये सभी के सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लड़का, लड़की, ये भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रेम का भाव दिखाने वाले, गुस्से का भाव दिखाने वाले, आश्चर्य दिखाने वाले शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण दिए हुए हैं मिठास, सुंदरता, गरीबी, बचपन और क्रोध, घृणा, यौवन, जवानी, बुढ़ापा आदि सारे के सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चौथा भेद है संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे वर्ग, विशेष वर्ग जैसे होता है, पुरुषों का वर्ग हो गया, महिलाओं का वर्ग हो गया, बच्चों का वर्ग हो गया, तो इस प्रकार से वर्ग जो है वो समूहवाचक संज्ञा को दिखाता है। टीम, क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, तो टीम में एक से अधिक लोग होते हैं, इसीलिए टीम भी किसको दिखाता है, समूहवाचक संज्ञा को दिखाता है। समिति, बहुत से लोगों से मिलकर के समिति बनती है। समूह, बहुत से लोगों से मिलकर समूह बनता है। गुच्छा, गुच्छे में एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, जैसे चाबियों का गुच्छा, एक से अधिक चाबियां होंगी। अंगूरों का गुच्छा, बहुत सारे अंगूर होंगे। परिवार कई लोगों से मिलकर बनता है, जैसे बेटा बेटी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी से मिलकर परिवार बनता है, तो एक से अधिक लोग होते हैं, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुलिस जो है शब्द, ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पुलिस में आपके एसआई, कांस्टेबल, अधिकारी सारे लोग आते हैं। इसी प्रकार सेना में भी, सेना भी जो है वो समूह को दिखाता है। कक्षा बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनती है। अधिकारी जो है उसमें भी बहुत सारे अधिकारी आ जाते हैं, कर्मचारी और टीचर, ये सारे कार्य। ताश, ताश भी किसको दिखाता है, समूह को दिखाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा,
द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमने विज्ञान में पढ़ा है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों ही अवस्थाएं जो होती हैं द्रव्य की, ये सारी की सारी क्या है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे ठोस पदार्थ की बात करें तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुएं हैं ये सारी आपकी किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, द्रव्य है जितने भी, तेल, दूध, पानी, घी, कोल्ड ड्रिंक, दही, ये सारे भी किसके उदाहरण हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जितनी भी गैसें हैं आपकी, नाइट्रोजन, वायु, धुआं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी किसके उदाहरण हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। एग्जाम में संज्ञा का परिवर्तन करने के लिए कह देता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो यहाँ पर पुरुष शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पुरुषत्व। लड़का का लड़कपन, नारी का नारीत्व। इसी प्रकार विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे ललिता से लालित्य, लाल से भाववाचक संज्ञा बनेगी लालिमा, और भोला से भाववाचक संज्ञा बनेगी भोलापन। संज्ञा का पद परिचय भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जिसे एक वाक्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें अगर हम राम की बात करें तो राम शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राम शब्द जो है ये पुल्लिंग है, और राम जो है वो एक वचन है, और राम ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक है, और ये मारा क्रिया का क्या है, कर्ता है। इसी प्रकार रावण की बात करें तो रावण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, और पुल्लिंग है, रावण भी एक वचन है। रावण को, कर्ता ने, कर्म को, तो इसमें कर्म कारक है, और ये मारा क्रिया का क्या है, ये यहाँ पर कर्म है। बाण की बात करें अगर हम, तो बाण जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और ये करण कारक है इसमें, और मारा क्रिया का ये क्या है, एक साधन है। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से संज्ञा का पद परिचय कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।